हेलो स्टूडेंट, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में स्वागत है। तो हम लोग अपना जैव अणु पढ़ रहे थे, उसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरी स्टडी कर चुके थे। आज हमारी वीडियो स्टार्ट होगी प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन, अमीनो अम्ल, प्रोटीन की संरचना, प्रोटीनों का विपृथीकरण इत्यादि के बारे में स्टडी किया जाएगा। ज्यूपिटर आयन के बारे में स्टडी किया जाएगा। बफर विलियन के बारे में भी स्टडी आप लोग 11 में किए थे, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन क्या होते हैं? तो प्रोटीन जो होते हैं उच्च अणुभार या बृहद अणु है, शुरुआत में बताए थे वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक, जो सभी जंतु और पादप कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और इन पदार्थों को, यानी जो जटिल कार्बनिक युक्त नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जिनको प्रोटीन कहते हैं, सबसे पहले नामकरण इनका दिया था मूल्डर नामक साइंटिस्ट ने। किसने दिया था? मूल्डर ने 1839 में। प्रोटीन शब्द की रचना जो है प्रोटियोइस किससे हुई है? प्रोटियोइस से, जिसका अर्थ है फर्स्ट या प्रथम। तो प्रोटीन जानने से पहले, प्रोटीन का तो हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर चुके हैं। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जैव अणु है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जीव जगत में, और इंपॉर्टेंट भी है। इसका मुख्य स्रोत दूध, पनीर, दाल, मूंगफली, मछली, मांस इत्यादि है, और शरीर के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक कोशिका में उपस्थित रहते हैं। अब हमको प्रोटीन जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि यह किससे बने होते हैं। अमीनो अम्ल से बने होते हैं, उसके बारे में पहले हमको स्टडी करना है। सबसे जरूरी है अमीनो अम्ल के बारे में जानना। तो प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन जो होते हैं नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि सभी जीवों की कोशिकाओं में या पादप की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह जो है ग्रीक वर्ड प्रोटियोइस से लिए के बनाया गया है इसका नाम, जिसको मूल्डर ने सन 1839 में इसका नामकरण किया था। और प्रोटियोइस का मतलब होता है फर्स्ट या प्राथमिक। तो एमीन होते क्या है? एमीन कह रहे हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होते हैं एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। इसका केमिस्ट्री के सेंस में डिफिनेशन ये हुआ, और ये इसका डिफिनेशन हुआ। प्रोटीन जो होते हैं एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। जब 100 या 100 से अधिक एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तब जाके बनता है प्रोटीन। तो उससे इसीलिए कह रहे हैं सबसे जरूरी है एमिनो अम्ल के बारे में जानना हमको, क्योंकि इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, या अल्फा अमीनो अम्ल होता है। तो अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। इसीलिए हमारा जो टॉपिक जो फर्स्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए एमिनो अम्ल। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। तो एमिनो अम्ल क्या होते हैं? इसमें नाम से स्पष्ट है, एमीन प्लस अम्ल। एमीन मतलब जिसमें NH2 ग्रुप हो, और अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ग्रुप हो। तो ऐसे यौगिक जिसमें एमीन अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट हो, उसे हम लोग कहते हैं एमिनो अम्ल। यानी एमिनो अम्ल में एमीन तथा कार्बोक्सिलिक प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। या एमिनो अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल के वे व्युत्पन्न हैं जिनमें कार्बन श्रृंखला में, यानी COOH हो गया, ये कार्बन हो गया, मान लीजिए H हो गया, ये है क्या? ये एस्टिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के वे व्युत्पन्न जिसमें एक हाइड्रोजन जो है एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापित होती है, क्या कहलाती है? एमिनो अम्ल कहलाती है। तो एमिनो अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल के वे व्युत्पन्न हैं जिसमें कार्बन श्रृंखला में एक हाइड्रोजन एमीन द्वारा विस्थापित होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ये पहले कार्बन पे हो, दूसरे कार्बन पे NH2 हो, तीसरे कार्बन पे हो, ये अल्फा बीटा गामा के रूप में हो सकता है।
उस टाइप से। बट इन द सेंस अगर हम बात करें पोजीशन के आधार पर अल्फा बीटा गामा, और इन द बेसिस ऑफ अगर COH और NH2 की बात करें संख्या के आधार पर, ये तो 3 टाइप हो सकते हैं, उदासीन अमीनो अम्ल, अम्लीय अमीनो अम्ल और क्षारीय अमीनो अम्ल, क्योंकि NH2 ग्रुप क्षारीय होता है और COOH ग्रुप अम्लीय होता है। तो अगर दोनों संख्या में बराबर हैं तो उदासीन अमीनो अम्ल, अगर संख्या ज्यादा है COOH का, 2 COOH है 1 NH2 है तो अम्लीय होगा, अगर NH2 ग्रुप ज्यादा है COOH कम है तो वह क्षारीय होगा। तो 2 टाइप से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। एक आपका हो जाएगा अल्फा बीटा के आगे हो जाएगा गामा फामा सब हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका उदासीन, अम्लीय और क्षारीय अमीनो अम्ल। अल्फा वाले में क्या होगा कि जो COOH जिस कार्बन जुड़ा है उसी कार्बन से क्या जुड़ा हो, NH2 भी जुड़ा हो, तो ये हो गया आपका अल्फा अमीनो अम्ल। बीटा में क्या होगा कि जो COOH जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उस कार्बन के अगले वाले से क्या जुड़ा हुआ, NH2 जुड़ा हुआ, बाकी इससे कुछ भी जुड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया बीटा। इसका नाम अगर हम बात करें, इसका नाम है ग्लाइसिन, COOH CH2 NH2, इसका नाम है ग्लाइसिन। इसी में अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें, इसी में इसको जगह पर अगर CH3 कर दें तो इसका नाम हो जाएगा एलानिन। क्या नाम हो जाएगा, एलानिन। तो हमको नाम से मतलब नहीं है। गामा में क्या होगा, COOH जिस कार्बन जुड़ा होगा उसके अगले कार्बन पे आपका NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा एमिनो अम्ल के बारे में। अब उदासीन में क्या होता है, जिसमें दोनों ग्रुप यानी NH2 और COOH जो क्रियात्मक समूह में है दोनों की संख्या बराबर हो, मतलब जो अभी बनाए थे CNH2 हो गया, COOH हो गया, H हो गया और H हो गया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, उदासीन का। अब इसमें क्या होगा, ये ज्यादा होगा अम्ल वाला, तो COOH हो गया, C हो गया, NH2 हो गया। अब फिर इससे कोई ग्रुप जोड़ दिए, H जोड़ दिए और एक और कार्बन जोड़ दिए, उससे H जोड़ दिए, उससे एक और COOH जोड़ दिए, तो 2 COOH इस ग्रुप में हो गया, कंपाउंड में 1 NH2, तो ये अम्लीय हो गया। और इसी का जगह पर अगर NH2 कर दिए, COOH C NH2 H C H NH2 कर दिए, तो 2 NH2 ग्रुप हो गया, 1 COOH, तो हो गया क्षारीय, क्योंकि क्षार ग्रुप ज्यादा है। तो एमिनो अम्ल के बारे में आप लोग जान गए कि एमिनो अम्ल क्या होते हैं। ग्लाइसिन जो नाम दिया गया है, ग्लाइसिन, इसका नाम उसका मीठा होने के स्वाद के कारण दिया है। जो ये बताए थे कि अल्फा वाले में जो पहला है CH3 करें COOH C NH2 और बाकी H और H, इसका नाम ग्लाइसिन है, ग्ला भी लिखते हैं इसको। तो इसका नाम ग्लाइसिन इसलिए है क्योंकि इसका स्वाद जो होता है वो क्या होता है, मीठा होता है। ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस का मतलब होता है, ग्लाइकोस का मतलब मीठा ही होता है, तो उसी से इसको बनाया गया है। टाइरोसिन एक है, टाइरोसिन का स्ट्रक्चर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एक प्रकार का टाइरोसिन एमिनो अम्ल है जो कि पनीर से प्राप्त होता है, और ग्रीक में टाइरोस का मतलब पनीर होता है। और किसी भी अल्फा एमिनो अम्ल या एमिनो अम्ल को 3 अक्षर से ही प्रदर्शित करते हैं, जैसे ग्ला, कभी कभी 1 अक्षर से भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसका टेबल आप लोग एनसीईआरटी किताब से देख लीजिएगा, ये आपको टेबल प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ये आपको टेबल देखिए, ग्लाइसिन को ग्लाई से या जी से 1 अक्षर कोड, बाकी इसमें फंक्शन ग्रुप अगर H जोड़ देंगे, जोड़ते जाएंगे तो नाम हो जाएगा। तो 1-2 का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सब प्राकृतिक अमीनो अम्ल भी आपको हम दिखाए हैं। अब एमिनो अम्ल को एक तरह और हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो ऐसे अमीनो अम्ल
जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, शरीर उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, किसी स्रोत से मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। और जो हमारा शरीर ऑलरेडी प्रोड्यूस कर लेता है, उसको हम किसी स्रोत से लेने की आवश्यकता नहीं, उसे हम लोग बोलते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो अम्ल, और एक होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, शरीर में बनते नहीं हैं, शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, उनको बाहर से चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं आवश्यक अमीनो। और जो शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, बन जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। अब अगर आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी होगी तो वृद्धि रुक जाएगी, डेवलपमेंट घट जाएगी, ग्रोथ घट जाएगी और मौत भी हो सकती है। लगभग 20 अमीनो अम्ल प्रोटीन में पाए जाते हैं, समझ आया आप लोग को। और लगभग प्रोटीन से जल अपघटन कर 23 प्रकार के अमीनो अम्ल प्राप्त किए गए हैं। तो 23 अमीनो अम्ल में 2 को छोड़ के बाकी सब अल्फा अमीनो अम्ल है। प्रोटीन का जब जल अपघटन किया गया नेचुरल प्रोटीन का, तो उसमें तो 23 प्रकार के अमीनो अम्ल मिले, जिसमें से 2 को छोड़ के बाकी 21 प्रकार के जो है अल्फा अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल को 3 प्रकार से विभाजित किया सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ COOH NH2। तो आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं? जो शरीर में बनते नहीं हैं बल्कि बाहरी स्रोत से मिलते हैं, फलों से इत्यादि से, प्रोटीन्स इत्यादि से मतलब मिलते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है? शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, मतलब शरीर में हो जाते हैं तो बाहर से आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यक अमीनो अम्ल का एग्जाम्पल देखेंगे तो वेलिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, इसमें इत्यादि आ जाएगा। वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन इत्यादि आवश्यक अमीनो अम्ल है। अब थोड़ा हम लोग इसके बारे में जानेंगे और अमीनो अम्ल के बारे में। अभी तो अमीनो अम्ल का परिभाषा जाने, क्लासिफिकेशन जाने। अमीनो अम्ल सामान्यतः रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और ये जल में विलय होते हैं और इनका गलनांक ज्यादा होता है, उच्च होता है। और ये जो होते हैं सामान्य कार्बोक्सिलिक अम्ल या एमीन की भांति व्यवहार नहीं करते हैं, अपितु लवण जैसा बिहेव करते हैं, साल्ट जैसे। इसका रीजन क्या है कि एक ही अणु में कार्बोक्सिलिक समूह है और एक ही अणु में एमीन समूह है, तो एक अम्ल है और एक क्षार है, तो अम्ल क्षार लवण बनाता है, इसीलिए। तो इसमें होता क्या है, एक और चीज होता है ज्विटर आयन जिसे कहते हैं हम लोग, उसके बारे में हम बता रहे हैं। ज्विटर आयन एलानिन है, ये ALA। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग जली विलयन लेते हैं, इसका जली विलयन एक्वस सॉल्यूशन, तो यहां से एक प्रोटॉन मुक्त होता है इसके पास, ये प्रोटॉन मुक्त कर देता है, जिसको ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, जिसके फलस्वरूप यह एक प्रकार का डाइपोल जैसा, द्विध्रुव जैसा बिहेव करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। और आयनिक रूप में यह एमिनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, यानी अम्ल और क्षारक दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। समझ आया आपको? तो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे ठोस अवस्था में एमिनो अम्ल होते हैं वह साल्ट जैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि इसमें अम्लीय गुण भी है और क्षारीय गुण भी है। बट जली विलयन में क्या होता है, जली विलयन में कार्बोक्सिलिक का एक प्रोटॉन NH2 ग्रुप के पास चला जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो क्षारक प्रकृति का है, और CO पे माइनस चार्ज आता है और इसके ऊपर चला आता है पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण यह एक प्रकार का
एम्फोटेरिक हो जाता है। एम्फोटेरिक या उभयधर्मी बिहेव करता है, यानी अम्ल और क्षारक दोनों जैसा बिहेव करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ज्यूपिटर आयन। ये हो गया इसके ज्यूपिटर आयन के बारे में। अब इसका जो माइनस और पॉजिटिव पार्ट है, कैटायनिक और एनायनिक पार्ट है, वह डिपेंड करता है यह किस विलयन में एमिनो अम्ल को रखा गया है। तो एमिनो अम्ल के लिए एक और पॉइंट होता है जिसका नाम है समविभव बिंदु, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ऐसा पीएच जिस पर धनायन की संख्या एनायन की संख्या के बराबर हो जाए, ऋणायन की संख्या के बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई विलयन मिलाए और वह दोनों को न्यूट्रल कर दिया, तो धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या के बराबर हो गया, या धनायन की मात्रा ऋणायन की मात्रा के बराबर हो गया जिस पीएच पे, उस पीएच को हम लोग बोलते हैं समविभव बिंदु। और लगभग हर प्रोटीन के लिए एक प्रकार का यह समविभव बिंदु एक निश्चित बिंदु होता है, और ग्लाइसिन के लिए 6 होता है। कितना होता है? 6। तो अगला हेडिंग है समविभव बिंदु, जिसको हम बता चुके हैं। वह पीएच जिस पर किसी अमीनो अम्ल की धन और ऋण आवेशों की संख्या बराबर होती है, उसे हम कहते हैं समविभव बिंदु। अब है इसकी ध्रुवणता कि जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन का कितना बताया? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6। ग्लाइसिन में देखेंगे आप तो ग्लाइसिन में कोई सिमेट्रिक कार्बन नहीं है, चाइरल सेंटर नहीं है, 2H है, यानी 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कायरल सेंटर। तो इसमें कायरल सेंटर नहीं है, इसीलिए यह ऑप्टिकल इनेक्टिव है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं है, यानी अल्फा इसका रोटेशन नहीं होता, प्रकाशिक रूप से अक्रिय है। तो ग्लाइसिन को छोड़कर, ग्लाइसिन को छोड़ दिया जाए, ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे एमिनो अम्ल है वह प्रकाशिक रूप से सक्रिय हैं। क्या है? सक्रिय है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। जैसे COOH, CH और NH2, जब इसको मिरर के सामने रखा जाएगा तो ये इसको रोटेट कर देगा और ये बना देगा COOH, CH इधर चला जाएगा, NH2 और R। NH2 जिधर है तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और ये लीवोरोटेटरी है। तो अल्फा एमिनो अम्ल में ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सभी जो होते हैं प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं, क्योंकि उसमें असममित कार्बन पाया जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चूंकि इस वीडियो में थोड़ा लेंथ कम है टाइम की अभाव के कारण, अगले वीडियो में हम प्रोटीन पुनः स्टार्ट करेंगे, एमिनो अम्ल से एक बार दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे, फिर प्रोटीन की संरचना पढ़ाया जाएगा, प्रोटीन कैसे बनता है जब एमिनो अम्ल जुड़ते हैं, कई गो 100 से अधिक, क्योंकि 2 एमिनो अम्ल जो जुड़ते हैं, 2 एमिनो अम्ल, जैसे एक और एमिनो अम्ल जोड़ दिए, इसको ऐसे लिख दिए NH2 को NH और यहाँ पे एक H कर दिए, और बाकी C हो गया और यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया, ये हो गया COOH। तो इसका H और इसका OH मिलके क्या बना लिया? H2O बना लिया। तो ये जो CO और NH बॉन्ड बन रहा है, बाकी ये सब सेम है। NH2 हो गया, ये H हो गया और ये हो गया H, ये हो गया CO और ये हो गया NH, बाकी H2O निकल गया और बाकी सब सेम COOH। तो जो ये CONH बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बंध। तो जब 2 एमिनो अम्ल जुड़ता है तो पेप्टाइड बंध बनता है, और अब 100 से अधिक जब एमिनो अम्ल जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन बन जाता है। इसीलिए बोला गया है क्योंकि प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल का बहुलक है। तो इन सभी चीजों को एक बार सिस्टमेटिक ढंग से रिवाइज किया जाएगा, और फिर प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, और वो उसमें बीटा प्लेटेड सीट, अल्फा सीट, प्राइमरी में कौन सा बांड होता है, सेकेंडरी में कैसा होता है, टर्शियरी में क्या होता है, और फिर उसका डीनेचुरेशन या प्रोटीनों का विकृतीकरण, फिर प्रोटीन का उपयोग, प्रोटीन का महत्व, उपयोग कर रहे हैं, प्रोटीन से लाभ के मतलब हमारे शरीर में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इत्यादि चीजों को पढ़ा जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।